सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वफाक और सिंध आमने सामने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड्स पर सूबों की सियासत। मुश्किल फैसले करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान का खसारा 20 अरब डॉलर था। गलत फैसलों से मुल्क की सनती तरक्की को नुकसान पहुँचा। कोरोना शटडाउन बना बेरोज़गारी में इजाफे का बायस। SOPs के तहत सियाहत को खोलें, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। PTI की नाकामियाँ, बिलावल भुट्टो की तनकीद। इमरान खान ने अभी तक मेरे एक भी चैलेंज को कबूल नहीं किया, बिलावल भुट्टो। NICVD तर्ज का एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। KP और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मुआजना सिंध से करवाने का चैलेंज। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं समीर मीर शेख साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। अकमल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने। इस दफ़ा जो इशू है वो है 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड्स पर सूबे सियासत कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जब 18वीं तरमीम भी पास हो गई थी, NFC अवार्ड्स भी हो गए थे, उसके बाद जो सूबों को जो चीज़ें डिलीवर होना थी, आपकी नज़र में वो हुई या जस्ट सियासत ही हो रही है? देखिए, एक होती है जमहूरियत और एक होती है आमरीत। 18वीं तरमीम का जो है ना वो बेसिक बयानिया ये था कि आमरीत का जो है ना वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जो मेन जो इसका जो थीम बनाई गई थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, और उसके ऊपर मैराथन ऑफ मीटिंग्स हुई थी। मियां रज़ा रब्बानी उनके थे जो उन्होंने रोल प्ले किया था, और उन्होंने इसमें मेन रोल इसीलिए प्ले किया था कि वो एक बहुत ही मंजे हुए लॉयर भी हैं और सियासतदान भी हैं, और उनकी एक से भी है और एक्सपर्टीज़ भी है इसमें। तो उन्होंने ये तरमीम लाए। अच्छा, मैं जब इस तरमीम की डिटेल में गया और जब उसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह को देखता हूँ तो मुझे उसमें अपेरेंटली जो नेट रिज़ल्ट है ना वो कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है ना। अब उसमें जी फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं कि जैसे उनका ज़ियाउल हक साहब का नाम रिमूव कर दिया उसमें से, ठीक है। KP का नाम चेंज कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा रख दिया, सरहद था पहले। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, 17th अमेंडमेंट को इन्होंने ख़त्म कर दिया, और 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने की जो शर्त थी, वो भी ख़त्म कर दी। हालांकि ये मेरे हिसाब से तो ये एक आमराना वो तर्ज़ अमल है, क्योंकि ज़्यादातर जो जमहूरी हुकूमतें हैं वहाँ पे अभी भी आप इवन अमेरिका की अगर मिसाल लें तो 2 से ज़्यादा टेन्योर नहीं होते। बहरहाल उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर बताया गया। मतलब ये सारे ऐसे फ़ैसले थे कि ठीक है, वो जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, भाई जमहूरियत और आमरीत एक साथ साथ चलने वाली 2 क़ुव्वतें हैं। तो इससे बकौल इनके जमहूरियत को मजबूत किया गया है। जबकि मेरा एक ज़ाती जो तजर्बा है और ज़ाती जो मेरा तज्ज़िया ये है कि सिर्फ फेस चेंज हुआ है, एक से ज़िम्मेदारी लेकर दूसरे को दी गई है, लेकिन इससे एंड रिज़ल्ट जो है ना वो अब तक वही है, बल्कि मेरे हिसाब से मज़ीद अबतर हुआ है कि चलो पहले एक फेडरल के पास चीज़ें होती थी तो चलो हो तो जाती थी ना, ठीक है। अब उसके 4 अलग जगह पे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर NFC अवार्ड के हवाले से अलग शोर शराबा शुरू हो जाता है, अलग लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर जब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आती है तो प्रोविंशियल से आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जानी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जाती बल्कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ही फंड्स का फ्लो आके। अकमल साहब, आप ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पे अवाम को इन दोनों से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। पॉइंट स्कोरिंग हो रही है पॉलिटिकली। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम पे अपोजिशन जो है वो जस्ट सियासत कर रही है या उसमें कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये तरमीम एक बड़ी अच्छी तरमीम आई थी, लेकिन उसका बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, और ऐसा फ़ायदा उठाया गया कि 18वीं तरमीम का जनाजा निकाल दिया गया। आज हम जिस सूबे में रहते हैं
उसके असरात आप देखें 18वीं तरमीम की वजह से ये हैं कि एजुकेशन की तबाही हो गई। ऐसी तबाही हुई कि आज ना स्कूल्स हैं, ना टीचर्स हैं, ना स्कूल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम चीफ मिनिस्टर साहब के अपने हलके में गए तो वहाँ भैंसें बंधी हुई थी। पिछले हफ्ते मैं नौशेर फ़िरोज़ गया तो वहाँ ढांचे तो बना दिए हैं बजट में डालने के लिए, लेकिन ना उसके अंदर टीचर्स हैं, ना स्टूडेंट्स हैं, ना डेस्क हैं, वो सब नवाब शाह वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। हेल्थ फैसिलिटी की बात किया जाए तो ऐसी तबाही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या हाल हुआ। 18वीं तरमीम के बाद इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, बेसिक इंतज़ामिया सबको अपने हाथ ले लिया। अब वो उनका ये हाल है कि वो टोटली इदारे पॉलिटिकल बन चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के कहने पे चलते हैं और कोई और काम करते जो नहीं। बात आप कर रहे हैं ना शेख साहब, सिंध की यही हालत 2013 से पहले भी थी, जब आपके पास 18वीं तरमीम नहीं थी और NFC अवार्ड्स नहीं आए थे, तो तब भी यही था। स्कूल्स वैसे ही बंद थे, एजुकेशन का बुरा हाल, हेल्थ तो हर सिंध में है ही नहीं सिरे से। तो फ़र्क क्या हुआ 18वीं तरमीम के आने के बाद और 18वीं तरमीम से पहले? बुनियादी तौर पे फ़र्क तो कुछ नहीं हुआ, पब्लिक को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। हम तो इस टाइम पे अपोजिशन में बैठे हैं ना, तो हम अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। हम उस टाइम थे नहीं, हमारे इतनी सीटें नहीं थी, बट आज जब हम इस कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने सूबे के लिए करना चाहते हैं, तो हमारे हाथ बन जाते हैं, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम शोर कर सकते हैं, आवाम में शऊर ला सकते हैं। हम आज हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, हम चाहते हैं कि हम फेडरल गवर्नमेंट से 10 काम करवाएं या आवाम की खिदमत करें, लेकिन जब हम उसमें फ्रेमवर्क में जाते हैं तो हमारे हाथ बन जाते हैं। 18वीं तरमीम की वजह से कुछ कर नहीं सकते हैं। आज मैं आपको यकीन से दिलाऊं, अगर बस चले तो हम इनको उठा के बाहर फेंक दें। जो लोगों ने हाल किया है इस मुल्क का, इस कौम का, इस सूबे का, करप्शन, मतलब एक करप्शन होती है, ये लोगों ने तो क्रिमिनल करप्शन की है, इस तरह की करप्शन की है कि मतलब इन लोगों ने तो इस सूबे को पीछे 50 साल फेंक दिया। BRT में क्या हुआ, बिलियन ट्री जो सुनामी था उसमें क्या हुआ, वो तो आपके पास है, गो कि आप भी नए नए शामिल हुए हैं वहाँ पे, लेकिन करप्शन तो वहाँ पे भी हुई, तो उस पर क्या कहेंगे? आपको कैसे पता करप्शन हुई? तो ये तो सारी चीज़ें हैं, चार्ज शीट है आपके सामने। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल चुके हैं इस बारे में। हम बाहर निकलते हैं, हम हाल देखते हैं। जो रिफॉर्म्स KPK में जिस तरह के आए, आप उस पर भी बात करें ना। देखिए, एक BRT का फॉर सम रीजन कुछ इश्यूज क्रिएट हो। अजमल साहब आपकी वजीर है जी, अजमल साहब जी, तो उन्होंने क्या किया? क्या अभी कोई प्रूफ तो नहीं हो ये वो तो चीज? वज़ीर आज़म ने क्यों उनको हटाया? ये तरीके इंसाफ है ना, यही तो इंसाफ है। तो BRT पे भी इंसाफ करें ना सर, BRT पे वो BRT लेके चले ना, एक साथ इतनी सारी बात लेना। देखिए देखें, ऐसा ना करें। उन्होंने आके तरदीद भी दी, उन्होंने बताया कि ये एक पूरा प्री प्लान्ड और ये अलग अलग मैसेज बना के कर दिए, लेकिन CM ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। आज यहाँ कल्चर डिपार्टमेंट का ये हाल है कि रोज रिपोर्टें आ रही हैं। आज जो है शजील मेमन के खिलाफ नैब की 50 रिपोर्ट आ चुकी हैं। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है सिंध का, उसके खिलाफ नैब में रेफरेंसेस चल रहे हैं। एक बंदा मुझे बता दें जो हट गया। एजुकेशन के ऊपर 10 केसेस बन रहे हैं, 10 इंक्वायरीज हो रही हैं। किसको हटाया गया? आप मुझे एक नाम बता दें जो जिसको यहाँ से हटाया गया। आज तक ट्रांसपोर्ट के हर सर साफ चली शफाफ चली का क्या होगा? मालम जब्बा के करप्शन केस आपके सामने है, फॉरेन फंडिंग केस आपके सामने है, दोनों पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अकमल साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। चाहे आप सिंध की बात करना जो है ना, इस ख़ास तौर पे अगर हम करप्शन के हवाले से बात करें या तरक्की के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तो उसमें अगर सिर्फ हम सिंध को इंक्लूड करेंगे तो ये तो बहरहाल ज़्यादती होगी। पंजाब का भी यही हाल है, वहाँ पे तो बुज़दार साहब की हुकूमत है, PTI की अपनी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल में अभी तक कोई जो है वो सोने की कान कोई दरियाफ्त नहीं हो सकी, ना कोई पेट्रोल के ज़खायर दरियाफ्त हुए, ना वहाँ पे इस किस्म की कोई इनोवेशंस जो है ना वो सामने आई हैं कि लगे कि जी चेंज हुआ है। देखें, अभी मैं बहरहाल इस चीज़ का हामी हूँ कि लेट देम अलाउ, ठीक है कि 5 साल का इनका टाइम है, इनको टेन्योर पूरा करने दे। विदिन द गेम डिस्टर्ब करना जो है ना वो सही नहीं है। रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स टेक्स टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉन लीग और PPP ने अपनी पूरी टर्म्स पूरी की हैं, ठीक है, और आज वो अगर गवर्नमेंट से बाहर हैं तो उन पर तनकीद बनती है। PTI को अभी 2 साल हुए हैं, 2.5 साल, और 5 साल पूरे करेंगे तो हम देखेंगे कि मज़ीद क्या है। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। वफाक और सिंध आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं वज़ीर आज़म को। आज तीसरा दिन गुजर गया,
उनके चैलेंज का जवाब नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हिना दस्तगीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, MP है आप सिंध की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। और बिलावल भुट्टो साहब बार बार कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को मैंने चैलेंज किया था, 3 मुतालबात थे उनके, अभी तक जवाब नहीं आया। क्या चैलेंजेस हैं और क्या आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको जवाब देंगे इस पे? देखिए मैं एक बात कहूँ, पहले बात तो माफ़ी चाहूँगी, मैं गांव में हूँ, अगर कहीं आपकी कॉल कट जाए तो आप फिर से जी कर दीजिएगा। असल में बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब क्या जवाब देंगे। मैं देखिए अभी मैं सुनती रही हूँ अपने भाई की बातें। मैं सियासतदान हूँ, MP ज़रूर हूँ, मगर मैं एक अवाम की एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो मैं अपने भाई से सिर्फ ये पूछूंगी कि मुझे ये बताते जाएं, करप्शन करप्शन करप्शन, मैं मानती हूँ आप लोग सभी करप्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे आ रही है, मगर ये बताएं कि पब्लिक क्या करप्शन के इसमें वो सिंधी में बोलते हैं हिंदोरों में चलेगी कि करप्शन पे हम रोते रहें। हमने पार्टी यहाँ कुछ भी नहीं करना, मुल्क के लिए कुछ नहीं करना, कौम के लिए कुछ नहीं करना, हम सिर्फ करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे। लोग ये नहीं चाहते मेरे भाई, वो चाहते हैं हमारे खाने की सहूलत करो, हमारी प्रॉब्लम हल करो। हम क्या रोज 2 साल के अंदर हम सिर्फ करप्शन को ही हम अगर क्लियर करते रहेंगे तो हम बाकी मंसूबे अपने मुल्क के लिए कैसे बनाएंगे? हम कैसे ऐसी चीजें लाएं जिसकी वजह से कोई रिफॉर्म्स हो? हम सिर्फ इस पे हैं। सही करें बिलावल साहब कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप उन चीजों का जवाब दें। पर मैं ये भी कहूंगी कि साथ साथ हमारे इमरान खान साहब वजीर आजम है, हमने फर्स्ट डे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था आप वजीर आजम है मुल्क के, हमारे वजीर आजम है, हम आपके साथ चलते हैं। हम जमहूरियत पसंद है, हम कभी जमहूरी हुकूमत को तकलीफ नहीं देना चाहते, हम जमहूरी लोगों को धक्का देके उतारना नहीं चाहते, मगर ये तो वो जमहूरी लोग हैं जिनको खुद ब खुद पब्लिकली एक बहुत बड़ी किराया है। हिना दस्तगीर साहिबा, सिंध में आपको 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मुसलसल आप इक़्तिदार में हैं, वज़ीर आज़म को तो आप चैलेंज कर रहे हैं, सिंध के अवाम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे पास ना तो सेहत की सहूलतें हैं, ना हमारे पास तालीम है, ना साफ़ पानी है, तो इस पे कहाँ हम किसको चैलेंज करें? देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आप कह रहे हैं सिंध के लोग चैलेंज कर रहे हैं। देखिए सिंध में हमारी अगर 12 साल से हुकूमत है, ये तो मुझे सिर्फ सिंध की बात ना करें, मैं कह रही पूरे पाकिस्तान की भी बात होनी चाहिए। सिंध के अंदर आप मुझे बताएं क्या सहूलत पब्लिकली अगर कोई चीजें 100% नहीं हुई है, मगर क्या सिंध के अंदर दूसरे सूबों से क्या सेहत अच्छी नहीं है? सिंध के अंदर क्या NICVD नहीं है? आप कहते हैं NICVD पे बात करते हैं, इसलिए कि जो मेन पब्लिकली इश्यूज हैं उसके ऊपर क्या पूरे 12 सालों में आपने NICVD दिया है एक पूरे 12 साल में। इसके अलावा आपके पास आपके चेयरमैन भी यही गिनवाते हैं, आपके CM भी यही गिनवाते हैं, आपके MPs भी यही गिनवाते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा, आप कोई यूनिवर्सिटी दिखा दें, कॉलेज दिखा दें, कोई और हॉस्पिटल दिखा दें। नहीं NICVD क्यों अजगर का हॉस्पिटल चल रहा है, ये आपको हॉस्पिटल नहीं दिखते हैं? देखें जितनी प्रॉब्लम के अंदर चला है, ये हमें बार बार कहते हैं ना, हमें तो मुल्क ही ऐसा मिला। भाई आप खुद न्यूज के बंदे हैं, आपको पता है कि ये मुल्क जब भी जिसको मिला है क्या वो भरी हुई थाली समेत मिला है? अगर इनके साथ हम कोरोना के साथ जी रहे हैं तो 2012-13 में आप बताएं जब पीपल्स पार्टी को 8 में हुकूमत मिली थी, उसके बाद चैलेंजेस कितने बड़े थे? क्या वो नहीं थे? उस पे खर्चे नहीं थे? पूछ लेते हैं मैडम, पूछ लेते हैं, PTI के रहनुमा यहाँ समीर मीर शेख साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि 2012-13 में दहशतगर्दी अरूज पे थी, हालात ऐसे नहीं थे, टफ टाइम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, उसके बावजूद नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। जी पूछ लेते हैं मैडम, पूछ लेते हैं। जी शेख साहब जी। तो सफीर भाई मुझे मेरी बहन की बातों पे ना थोड़ी बहुत हंसी आ रही है, मैं क्या जवाब दूं कि कहती है हमसे करप्शन के बारे में नहीं पूछें, आप बताएं कि क्या आपने काम कर रहे हैं, क्या कौम की क्या खिदमत की। मसला ये कि इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू ही अभी करप्शन है। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने वो शऊर इस कौम में लाया और इस कौम को वो जगाया। इस कौम को देखें, वही कौम कामयाब होती हैं जो तकलीफ सहना जानती हैं, जिनको पता होता है कि फॉर अ बिगर कॉज ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इस टाइम पर करप्शन सबसे बड़ा इशू है इस मुल्क का। मेरी बहन एक और बड़ी हंसी वाली बात कहती हैं कि पूरे पाकिस्तान की बात करें, सिंध की क्यों बात करते हैं? भाई सिंध में हम रहते हैं, हम सिंध की बात करेंगे सबसे पहले। 12 साल में आपने इस मुल्क के साथ क्या किया? ये NICVD गिराने ना सफीर भाई, मैं इनको चैलेंज देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है, अपनी रिसर्च करते हैं, NICVD पे शो कर लें। NICVD मनी मेकिंग मशीन है पीपल्स पार्टी की। NICVD पे सारा इनने बजट लगाया
आप निकालें उसमें एक सेकंड उसमें आप निकालें। ये तो अच्छा अमल है, ये पीपी का ये अच्छा नहीं है ये जो अमल है नहीं तो वो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर जितनी ये लोगों ने करप्शन की, वो पैसा जिस तरह लग सकता था उससे 10 और अस्पताल ये बना देते। एक हार्ट का बनाया ना इनने, ये इस तरह के 10 और बना देते, जिना को स्ट्रॉन्ग कर देते, सिविल को स्ट्रॉन्ग कर देते, अब्बासी शहीद को स्ट्रॉन्ग कर देते, दूसरे जो कराची में सिंध में बाकी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते ना। आपने क्या किया कि अपने मनपसंद लोगों को वहां 4 टाइम्स सैलरी बढ़ाकर वहां हायर किया। आज एनआईसीवीटी का हाल है, आप इसमें जाके निकालें, जो एक एक टेस्ट होता है वहां वो एनआईसीवीटी नहीं करती है, दूसरी लैब्स को भिजवाया जाता है जो 4 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। तो ये आवाम को बेवकूफ अब नहीं बना सकते एनआईसीवीटी के नाम पर। उनका ये मानना है कि वफाक चूंकि डिस्टर्ब करता है हमें, तो इस वजह से हमें बाहर से वो करवाने पड़ते हैं टेस्ट। अकमल साहब क्या कहेंगे? एनआईसीवीटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान पीस पार्टी का, और बाकी जो सूबे कर रहे हैं, सिंध में जो पाकिस्तान पीस पार्टी की 12 साल हुकूमत रही, इस पे और मैडम ने जो बात की उस पर क्या कहना है? असल में ये तो एक सास बहू के झगड़े हैं जो चलते रहेंगे। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए क्या चीज़ है। वी ऑलवेज अप्रिशिएट कि जो कोई भी पब्लिक के बेनिफिट के लिए करेगा, आवाम के मफाद के लिए करेगा, ठीक है ना, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जिन्ना हॉस्पिटल का ही एक पार्ट है, इनफैक्ट जिन्ना हॉस्पिटल के साथ है, और नो डाउट कि वो अच्छा इदारा है और वहाँ पे दिल के मरीजों का और बड़ा अच्छा इलाज होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अब उससे कहना कि ये करप्शन की है उसमें और ये खोल दिया वो खोल दिया, तो अब कॉन्स्पिरेसीज हैं वो तो किसी के ऊपर भी की जा सकती हैं, जैसे BRT की अभी मिसाल दी गई है। तो ऐसे अगर मतलब उंगली उठाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें असल में अपनी इस रविश को ख़त्म करना होगा कि आप बजाय इसके कि अगले की नेगेटिव चीज़ें देखें, आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें गिनवाएं ना। आप अगले की नेगेटिव को क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात ये करप्शन जो है वो गवर्नमेंट का तो डोमेन ही नहीं है। करप्शन का जो भी काम करना है वो नैब का है, लेट देम उसको अपना काम करने दे। अब नैब का आपका काम है, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आपने जो है वो तरक्याती मंसूबे देने हैं, आपने ये चीज़ें करनी है। अगर उसमें अगर कोई हर्डल्स डाल रहे हैं, कोई परेशानियाँ डाल रहे हैं या कोई बियॉन्ड द लॉ एक्ट हो रहे हैं, आप उसके ऊपर वर्किंग करें। और गवर्नमेंट का बेसिक जिम्मेदारी यही है कि पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। रियासत मदीना का जो तस्वुर खान साहब ने जो पेश किया उसका मकसद क्या है, उसका जो मेन जो सरचश्मा है वो क्या है, वो पब्लिक को जो है ना वो जितनी वेलफेयर मिल सके वो मिल सके, ठीक है ना। हमें यहाँ पे डाला हुआ 18वीं तरमीम के चक्कर में कभी भाई NFC में करे, 18वीं तरमीम से करे, 17वीं तरमीम, हमें इससे कोई गरज नहीं है। बेसिक चीज़ ये कि एजुकेशन और हेल्थ जो है ना वो हर पाकिस्तान के हर शहरी को मिलनी चाहिए। सिर्फ उसके बुनियादी तौर पे जो बुनियादी सहूलतें, सेहत, एजुकेशन वो पाकिस्तान के शहरियों को मिलनी चाहिए, चाहे वो सिंध में हों, पंजाब में हों, KP में हों या बलूचिस्तान में। तमाम लोगों को बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए। हिना दस्तगीर साहिबा, सिंध में एजुकेशन का बुरा हाल है और हेल्थ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद आपके पास 18वीं तरमीम थी, NFC अवार्ड्स थे, आज आप इन दोनों पे सियासत क्यों कर रहे हैं? जी वो चीज़ जैसे मुल्क चले, ठीक है ना। अब हम लड़ रहे हैं उस चीज पे, जैसे मैंने आपसे एक बात कही, सियासत के अलावा मैं एक सोशल बंदी भी हूँ, उठना बैठना भी है। देखिए हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे झगड़ों के अंदर हमारे लोग सरवाइव करें, उनको प्रॉब्लम हो। हम इस चीज पे क्यों लड़ रहे हैं कि 18वीं तरमीम में ये हो गया, हम इस चीज को देखें कि इन चीजों से लोगों को किस को कितना बेनिफिट है, हम उस पे तो जाए ना। मैंने ये भी भाई से नहीं कहा कि आप करप्शन के लिए ना करें। देखिए करप्शन के लिए आप जो करना है करें, मगर वो इदारे करें। अगर कोई चोर है तो वो पकड़ा जाएगा, हिसाब होगा, सब होगा। वो अदालतें हैं, वो नेब है जो इन्वेस्टिगेशन करें। आप जो हम यहाँ लोगों के वोट लेकर बैठे हुए हैं, हमारा काम है कि हम उनको रिलीफ देने की कोशिश करें। हम इस झगड़े में क्यों जा रहे हैं? ठीक है, हमारा काम है कि हम अवाम को रिलीफ दें। अवाम ने हमें वोट दिया है तो हम भी यही उम्मीद करते हैं मैडम के अवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद सूबे जो हैं वो क्यों सियासत कर रहे हैं NFC अवार्ड्स पे, इस पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि NFC अवार्ड्स पे और 18वीं तरमीम पे सूबे क्यों सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि
और वज़ीर-ए-आज़म NFC अवार्ड में क्या तब्दीली चाहते हैं, ये पूछेंगे। शेख साहब, वज़ीर-ए-आज़म क्या तब्दीली करना चाह रहे हैं NFC अवार्ड में? गो के जो चीज़ें उसमें तरमीम थी, जो मंजूर हो चुका था ऑलरेडी, उसमें तो सूबे खुद मुख्तार थे, वो अपना काम करने के लिए उनको उनके राइट्स हैं। उसके बावजूद अब वज़ीर-ए-आज़म को क्या लगा, ऐसा क्या पॉइंट है जो वो इसको तब्दील करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो NFC अवार्ड्स का मैकेनिज़्म है जी। और जिस तरह NFC अवार्ड्स इनको मिलते हैं और उस पर कोई ना चेक एंड बैलेंस है और ना वो नीचे लेवल तक, ज़िले लेवल तक, तहसील लेवल तक वो पहुँचता ही नहीं है। ना वो जो हमारे यहाँ चेयरमैन हैं DMCs के, उनको उन तक भी नहीं पहुँचा जाता है वो फंड्स। और अब तक जितने भी इनको NFC के फंड्स मिले हैं उसकी कारकर्दगी जो है वो सिफर रही है इनकी। मैं ये समझता हूँ कि इसका मैकेनिज़्म जो है टोटली चेंज होना चाहिए। एक और बात की मेरी बहन ने और आप भी कर रहे थे कि कोई रिलीफ की बात कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो देखें, आज हम जिस वबा से गुजर रहे हैं, खासतौर कोरोना की, अगर हम इस पे ही बात कर लें तो सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आप क्या रही? आप मुझे यहाँ एक फैमिली बता दें इस पूरे सिंध के अंदर जिसको कोई राशन मिला हो, जिसको कोई रिलीफ मिली हो। बिल्कुल। इमरान खान ने, हमें सिंध से देखें वोट नहीं मिलता, अगर देखा जाए असूलन तो हमें नहीं मिला, लेकिन खान साहब ने मेक श्योर किया कि एक एक सिंध के कोने तक एहसास प्रोग्राम के थ्रू सबको 12,000 रुपए मिले, लाड़काना की अवाम को मिले, सक्कर की अवाम को मिले, हर जगह मिले। यहाँ से गवर्नर साहब इस वबा की हालत में, इनकी तरह नहीं कि ऑडिटोरियम में सिंध असेंबली के बैठ के एयर कंडीशन में रोज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। गवर्नर साहब खुद निकले, PTI के सारे नुमाइंदे खुद निकले, इंटीरियर में गए, उसको चेक किया एहसास प्रोग्राम के हर एक सेंटर में कि अवाम को पैसे मिल रहे हैं, उसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रही है। जब BISP का इनका होता था, आपको खुद पता है उसके खिलाफ कितनी इंक्वायरीज हुई और ये प्रूफ हुआ कि इनके अपने ही लोग वो पैसे ले रहे थे। इसमें शेख साहब कोई शक नहीं, एहसास प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान के जो गरीब आवाम थे उन तक, और कोरोना की इस हालत में जो 12-12 हज़ार का जो पैकेज उनको मिला, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत यानी कम वक्त में अच्छा आपने एग्जीक्यूट किया, डिलीवर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अकमल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कहा कि जो टूरिज़म है उसको SOPs के ज़रिए खोला जाए, ठीक है, ईद के फौरी बाद। आप ये समझते हैं कि पहले ही हमारे 25% जो दिहाड़ीदार तबका है वो इंतहाई ज़बू हाली का शिकार है, उसके बाद अभी चूँकि कोविड के साथ तो हमने जीना ही है, तो ये अच्छा अमल है कि हम SOPs भी फॉलो करें और साथ साथ हमारा जो है ये गरीब तबका है वो रोज़गार की तरफ भी आए। देखिए, मेरा जो मेन जो एरिया है ना वो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज़ को जो है ना मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। तो टूरिज़्म जो है ना वो इस वक्त आप ये समझें कि एक न्यू जो ब्लड आपको दे सकता है, ये जो न्यू जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है ना वो टूरिज़्म में रखा हुआ है। ठीक है। इस वक्त अगर आप देखें तो दुबई हो गए या कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी मेजर पोर्शन ऑफ GDP जो है वो टूरिज़्म के ऊपर बेस करता है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी इस टूरिज़्म को फोकस इस वजह से नहीं किया जा सका कि हमारे मुल्क में वैसे भी वो वॉर अगेंस्ट टेरर चल रही थी। ठीक है। और हमारे खूबसूरत और कश्मीर जन्नत नज़ीर और उसके अलावा शुमाली इलाका जात स्वार, मतलब इतनी ज़बरदस्त जगहें हैं और उसमें इतना पोटेंशियल है, इससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इतने टूरिज़्म को जो है ना वो फरोग मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे और इसको इंटरनेशनली जो है ना पाकिस्तान को मार्केट करे, ठीक है ना, तो अल्लाह ने चाहा तो ये, क्योंकि आने वाले वक्त में ना देखें आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उस तरफ से इतना रेवेन्यू आपके पास नहीं आना। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने का तरीका यही है कि या तो आपके पास फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ें या आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म को जो है ना वो करें ताकि उसके ज़रिए आपका रेवेन्यू जनरेट हो, वरना आपका इन्हिसार जो है ना वो कर्ज़ों पे ही रहेगा। तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा जो है ना खुशाइंद करार दूंगा कि किसी भी तरीके से ना सिर्फ ये नेशनली बल्कि इंटरनेशनली जो है ना इस टूरिज्म को दिया जाए ताकि रोज़गार एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो और साथ साथ जो है ना वो हमारे फॉरेन रिजर्व्स में भी एक इजाफे का बाइस बन सके। ठीक है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक चीज़ और की कि उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई तो खसारा जो था वो $20 अरब था, ठीक है, और वो उन्होंने कहा कि जो पिछली हुकूमतें थी उनकी गलतियों का नतीजा ये।
आप ये समझते हैं कि एक तो टूरिज़्म को हम फोकस करें और दूसरा चूँकि टूरिज़्म से ही जुड़ी है होटल इंडस्ट्री हमारी और ये जो शादी हाउस हैं इसको भी ओपन करने का, तो क्विकली मैं जानना चाहूँगा कि इन दोनों फैसलों की वजह से इकॉनमी कितनी बेहतर होगी? टूरिज़्म पे तो आपने बता दिया, शादी और ये जो हमारे नहीं, शादी हाल वगैरह हो गए या स्कूल या पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस जो है ना वो स्टिल अभी तक जो है ना वो रिस्क के ऊपर है, क्योंकि वहाँ से कोरोना जो है ना वो स्प्रेड होने का खतरा है। मैं जो टूरिज़्म पर ज़्यादा मैंने फोकस इस वजह से किया है कि इस वक्त जो है ना, और जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी हमें वो इस हालत में मिली थी, हमारे इससे पहले जो इकोनॉमी थी इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, ठीक है ना। और अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है ना, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ जो ये ट्रेड बैलेंस को कम किया है, करंट अकाउंट डेफिसिट को जो कम किया है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया है कि उन्होंने अपनी इंपोर्ट्स को नीचे किया है। एक्सपोर्ट्स में कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं है, तो उसकी वजह से हुआ ये है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा लेवल के ऊपर आ गया है, ठीक है ना। और जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो 3 बिलियन के ऊपर आ गया है। इसी तरह जरा आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो अभी भी 12 बिलियन के ऊपर है। तो वो सिर्फ इंपोर्ट कम करने की वजह से आया, और एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो आपके पास दो सूरतें मैं बता रहा हूँ, एक फॉरेन रेमिटेंसेस जो बाहर से, और रेमिटेंसेस इस महीने में जो मेरे पास जो इतलात हैं वो ये है कि इस महीने फॉरेन रेमिटेंसेस में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। दूसरा फॉरेन टूरिज्म, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ वाले जाना वो वहाँ ट्रैवलिंग के लिए जाए, फॉरेन बाहर से लोग आएंगे टूरिज्म करने के लिए, तो उससे होटल इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करेगी और पॉवर्टी एलिवेशन भी होगी। ठीक है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन पे। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब NFC अवार्ड्स में क्या तब्दीली चाहते हैं सर? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब NFC अवार्ड्स में क्या तब्दीली चाहते हैं? मैं जी वो अपनी जो सोच है जी या जो उनका इरादा है वो वाजे करें। असल बात ये है कि चूंकि वो चीज़ों को मैनेज करने में नाकाम हो गए हैं, ना उन्हें गवर्नेंस का कोई पता है, ना उन्हें इकानमी का कुछ इल्म है। अब वो ये समझते हैं कि सूबों के पास फंड ज़्यादा चले जा रहे हैं, मरकज़ के पास फंड आने चाहिए, तो सूबों के फंड कुछ कम करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने या बल्कि पूरी पार्लियामेंट ने इत्तेफाक राय से जो फैसले किए 18वीं तरमीम के ज़रिए, उनको ये किस तरह से तब्दील करना चाहेंगे और क्यों करेंगे? ये चाहिए इन्हें कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, अपने टीम बेहतर करें। 2 साल गुजर चुके हैं, बद से बदतर हालात हो रहे हैं। अब तो वो कोविड-19 की बात कर रहे हैं, लेकिन फरवरी 2020 तक तो कोविड-19 कोरोना वायरस नहीं था ना। जी उस वक्त इनकी मईशत का क्या हाल था? 46 लाख लोग उस वक्त तक बेरोजगार हो चुके थे। GDP 1.9 तक गिर चुकी थी 5.8 से। अच्छा, अफरात दर जो था वो 14% तक चला गया था। महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी। अपने इनकम टैक्स टारगेट जो थे वो ये पूरे नहीं कर रहे थे। डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपए की कीमत कम हो गई थी। ये सारी चीज बार बार टीमें तब्दील करते चले जा रहे थे। कभी ये कहते थे कि जी सारे पास हैं, कभी फिर कहते थे जी नहीं जी ये तो काम इस तरह नहीं चलेगा। अब आके कहते हैं बातों से काम नहीं चलेगा, 2 साल के बाद कहते हैं। तो भाई इसका मतलब ये है कि 2 साल बातें ही करते रहें आप। तो बुनियादी चीज़ इनकी नाअहली है, बुनियादी चीज़ इनका निकम्मापन है, काम आता नहीं है, और जिम्मेदारी जो है वो बहुत बड़ी इनको दे दी गई। सदीक साहब, आपने कहा कि ये फंड्स में कमी लाना चाहते हैं, तो फंड्स में कमी लाकर ये क्या करेंगे? मतलब क्या वफाक के पास ज़्यादा फंडिंग होगी तो उससे ये मनपसंद काम करेंगे? क्या इससे आपका क्या मतलब है? देखिए ना, उनका यही ख्याल है कि अब चूंकि विभाग के पास, क्योंकि विभाग फंड इकट्ठे नहीं कर सका, ठीक है, विभाग जो है वो बड़े बड़े मंसूबे बंद कर दिए उसने। विभाग ने इम्पोर्ट्स बंद कर दी, उनसे जो टैक्सेस ड्यूटीज में आते थे पैसे, कस्टम ड्यूटी आ जाती थी, वो नहीं आ रहे। तो अब वो उनकी नज़र कहीं ना कहीं से कोई पैसा कहीं से मुझे मिल जाए तो मैं शायद मसाइल हल कर लूँगा। मैं समझता हूँ कि मसाइल इस तरफ से हल नहीं हो सकते। मसाइल आमदनी बढ़ाने से हल होते हैं। आमदनी बढ़ाने की बजाय इन्होंने अपनी आमदनी कम कर दी है।
आप जो छोटे भाई हैं विफाक के ठीक है। चारों सूबे, उनकी जेब से पैसे निकालना चाहते हैं और इससे झगड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, पीटीआई से पूछ लेते हैं सर, पीटीआई वालों से पूछ लेते हैं कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। शेख साहब, सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि आप जो कट लगाना चाहते हैं सूबाई फंड्स पे, ताकि आप वफाक का फ़ंड मैनेज कर सकें और उससे आप फिर अपने मनपसंद फंड्स जहां आप जारी करना चाहें। आप चूँकि ग्रोथ नहीं कर सके, आप कोई चीज़ें डेवलप नहीं कर सके, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप NFC अवार्ड्स और 18वीं तरमीम के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सिद्दीक भाई का एक बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि बड़े मेजॉरिटी से 18वीं तरमीम पास कराई गई थी, तो वो इनको पता चल गया था कि इनकी जो परफॉर्मेंस रही थी वो 10 साल इनको पता चल गया था कि अभी हुकूमत इन्होंने बनानी नहीं है दोबारा, क्योंकि ये तो एक दो पार्टीज हैं, दोनों लूटो पूटो खाओ पियो, यही इनका चलता रहा पिछले कई सदियों से। तो ये लाए इसलिए कि इनको पता था पंजाब में नवाज शरीफ खाए, इधर ये खाएं और कोई किसी से कोई सवाल जवाब नहीं हुए। तो ये वजह थी 18वीं तरमीम बनवाने का, और कोई इसकी और कोई वजह नहीं थी। अभी सिद्दीक साहब कहते हैं कि हमने बड़े कारनामे किए। इनकी एक एक प्रोजेक्ट जो हैं वो ओवर नंबर्स पर हैं, गलत उस पर हैं। इसाक दार ने जितना इस मुल्क की तबाही की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, गलत GDP के फिगर्स दिए, गलत एक्सपोर्ट्स के फिगर्स दिए, गलत इंपोर्ट्स के फिगर्स दिए, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम गलत चीजें दिखाने के लिए। खान साहब जब आए, जब हमें पता चला असल के, तो असल तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हुए थे ये हर प्रोजेक्ट का। लेकिन एक चीज जरूर की खान साहब ने, शायद आप बोलें कि यार आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो ये लगाते थे अपनी जेब भरने के लिए, कोई आवाम के लिए नहीं लगाते थे। हमने जितना लोन पे ऑफ किया इस टाइम पे, मुल्क की हिस्ट्री में किसी ने ये चीजें नहीं की। हमारे भाई टूरिज्म की बात कर रहे थे, टूरिज्म पाकिस्तान को नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया खान साहब की हुकूमत के अंदर। हमें बहुत सारे तारीखी चीजें। ये कब हुआ? ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ था कि बोला था कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज टू विजिट। इस तरह की बातें हुई कि आप, वो तो एक कंट्री की एक राय है। अच्छा, हमारी नहीं थी, ये बाहर वालों की राय बिल्कुल थी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो आप बता रहे हैं बरतानिया ने कहा था, लेकिन कि पाकिस्तान टूरिज्म के लिए अच्छी जगह है, तो ये कोई इस पे इकॉनमी और वो नंबर्स पे नहीं जा सकते। डॉलर PMLN के दौर में 100 से 110 रुपए के दरमियान वेरी कर रहा था, ठीक है। आप 167 पे खड़े हैं। सुने आपके वसीम अकरम प्लस नाकाम हो गए पंजाब में, ठीक है। जो हम नहीं कह रहे, पंजाब वाले कह रहे हैं। सदीकुल फारूक साहब से हम पूछेंगे, सदीकुल फारूक साहब से उनसे पूछ लेते हैं। एक मिनट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, हम फारूक साहब की तरफ जाते हैं। सर, ये कह रहे हैं कि आपने नंबर्स जो हैं वो जस्ट हैंग किए हुए थे, हेज किया हुआ था डॉलर को, तो उससे कोई इकॉनमी पे ऐसा सच वो नहीं हुआ, उल्टा हमें नुकसान हुआ। चलिए जी, मुझे ये बताएं कि ये जो अशियाए खुरोनोश की कीमतें थी वो क्यों कम थी? हमने टैक्सों के जरिए से जो आमदनी थी वो 1900 अरब रुपए से 4000 अरब दुगनी कर दी। वो कैसे हो गई? अब ये तो इन्होंने जो सर्वे जारी किया है, ठीक है, उसमें मौजूद है। ये मेरे भाई शेख साहब पढ़ते नहीं है ना, जो इन्होंने सर्वे जारी किया है वो कहते हैं जी ये कर्जा दिया है। इन्हीं के सर्वेज में और इन्हीं के हमाद अजहर ने कौमी असम्बली में बताया कि मुस्लिम लीग नून ने $35 बिलियन अपने दौर में कर्जा दिया, $33.5 बिलियन वापस कर दिया, पीछे रह गया $1.5 बिलियन। तो मेरे दोस्तों, ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये लोगों के मामलात से नजर आ रहे हैं। ये जो हमने सी पैक बनाया और उसमें $20 बिलियन के प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए, और ये भी इनके वजीर मनसूबा बंदी ने बताया कि जनाब, और ये भी पार्लियामेंट को बताया। तो ऐसी क्या बातें हैं? फिर आप कहते हैं जी वो करप्शन, उनके पैसे। मेरी जान, आपके तो स्कैंडल, आपके तो स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं। मालम जब्बा स्कैंडल आपका है, हेलीकॉप्टर स्कैंडल आपका है, अच्छा पेशावर मेट्रो स्कैंडल आपका है, गंदम का स्कैंडल आपका है, चीनी का स्कैंडल आपका है, इंडिया से ममनुआ दवाएं मंगवाने का और माल कमाने का स्कैंडल आपका है। बहुत सारे स्कैंडल्स गिनवा दिए सदीकुल फारूक साहब आपने। अकमल साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे भी पूछना चाहिए कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल 1 मिनट है हमारे पास। क्विकली अकमल साहब क्या कहेंगे आप? पॉइंट स्कोरिंग दोनों पार्टियों की अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि PMLN और PTI में अगर हम कंपैरिजन करें, इनका तो ज़ाहिर 2 साल का पीरियड है, तो कुछ बेहतरी उम्मीद नज़र आ रही है? कोई इंडिकेटर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं आपको? क्विकली 30 सेकंड। हमें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा पॉजिटिव
नेगेटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना ठीक चाहिए, है। बस। इसके अलावा जो है ना और मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। दीगर वो जो हमारी ओपोजिशन की जमातें हैं उनको भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए, तनकीद बराए तनकीद का नहीं करनी चाहिए और सिर्फ पॉजिटिवली जो है ना वो ठीक है, गुड गेस्चर देना चाहिए। अकमल साहब का कहना है, क्विकली सर 30 सेकंड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं इनसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहता हूँ, जो ये सोच के जवाब दें, थोड़ा पढ़ लिख ठीक लेंगे है, तो उनको टाइम- जवाब दे टाइम सकेंगे कम है, टाइम कि भाई अगर आप इतने अच्छे थे तो आपका लीडर, उसके बच्चे सब बाहर मुल्क क्यों बैठे हैं? आए ना फेस करें आके। चलें, ठीक आवाम है। की ताकत है ना आपके पास, इस- आपने तो इतने अच्छे काम किए, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग गए? ठीक है, जब ठीक- कोई बात होती है भाग जाते हैं, मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, प्रॉपर्टीज बाहर बनाते हैं, ठीक है, बातें इधर करते किसी हैं। दूसरे प्रोग्राम में सदीकुल फारूक साहब से इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जी मुकाबला कर लेते हैं। बिल्कुल, किसी दिन मुकाबला करवा देंगे आपका सर। बहुत शुक्रिया आपका सदीकुल फारूक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। समीर मीर शेख साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया। मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तजियाकार हैं, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। हमें आपकी फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।